नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होगा इसकी उम्मीद कम होती जा रही है। हमारी लीड स्टोरी। जंगबंदी को लेकर अमेरिका हताश हो रहा है। कहा कि अगर नतीजा जल्दी नहीं निकला तो अमेरिका इस जंग से खुद को अलग करेगा। इसके साथ ही एनडीटीवी दुनिया में आगे देखेंगे, यमन में हूथियों के दबदबे वाले ऑयल टर्मिनल पर जबरदस्त अमेरिकी हमला, कई लोग मारे गए, अब तक का सबसे घातक हमला। और इसके साथ साथ एनडीटीवी दुनिया में आगे देखिए, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं थम रहे हैं ट्रंप के विरोध में प्रदर्शन। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट इटली से, जहां पर एक केबल कार हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। और आखिर में तस्वीर यरूशलेम की, देखेंगे कि किस तरह से मनाया गया यहां पर गुड फ्राइडे। सबसे पहले आज की लीड स्टोरी। रूस ने कहा है कि वो एटमी मुद्दे पर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में किसी भी तरह की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात के बाद ये बात कही। रूस दूसरे के मुद्दों में बीच बचाव के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन के साथ चल रही अपनी जंग को वो बिल्कुल नहीं रोक पा रहा। बातचीत जारी है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी कम है कि बीच बचाव में लगा अमेरिका लगता है कि अब हाथ खड़े कर रहा है। उसने इससे हटने तक की मंशा जाहिर कर दी है। तो जंगबंदी से अमेरिका ने क्यों हाथ खड़ा कर दिया है और क्या इसका असर पड़ेगा अब रूस यूक्रेन के युद्ध पर? देखिए ये रिपोर्ट। I think it's important to remind everybody that the Ukraine war is a terrible thing, but it's not our war. We didn't start it. The United States has been helping Ukraine over the last 3 years, and we want it to end. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बदला हुआ अंदाज। कुछ उसी तरह की बात राष्ट्रपति ट्रंप भी पहले कर चुके हैं। जाहिर हो रहा है कि अमेरिका रूस और यूक्रेन की जंग थामने की कोशिश कामयाब न होने से उकता चुका है। अब मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में जंगबंदी को लेकर बात ना बनी तो अमेरिका इससे दूर हो जाएगा। So if they're serious about peace, either side or both, we want to help. If it's not going to happen, then we're just going to move on. We're going to move on to other topics that are equally, if not more important in some ways, to the United States. रूबियो की ये निराशा और हताशा पेरिस में झलकी, जहां उन्होंने यूक्रेन और यूरोपीय संघ के साथ बैठक की। उनका कहना था कि हम अब उस बिंदु तक पहुंच चुके हैं जहां हमको ये तय करने की जरूरत है कि इस बातचीत से कोई रास्ता निकलना मुमकिन है या नहीं। हालांकि फ्रांस के अफसरों का कहना है कि लंदन में आने वाले दिनों में बैठक होगी। रूबियो इस बैठक में भी आ सकते हैं। रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। ये तस्वीरें खार्किव की हैं, जहां उसके हमले में एक शख्स की मौत हो गई और 60 लोग जख्मी हुए। रूस पूरी तरह से सीज फायर को लेकर पहले ही दिन से शर्तें लगा रहा है। उसका कहना है कि पहले यूक्रेन के दुनिया भर को अपने साथ लेने के अभियान और पश्चिमी देशों से उसे हथियार की सप्लाई पर रोक लगे, लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटों के अंदर रूस यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे। हालांकि बाद में हालात को देखते हुए उन्होंने अपनी टाइमलाइन में सुधार किया और कहा कि अप्रैल या मई तक इसका हल निकल सकता है। लेकिन अब कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा कि ये मेरी नहीं, बाइडेन की जंग है। और इन सब के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका रूस यूक्रेन की इस जंग को रुकवाने में नाकाम रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक बंसल, जो डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के, इस पर बातचीत करने के लिए। रूस और यूक्रेन की जो ये युद्ध है वो रुकी तो नहीं, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए और अमेरिका जिस तरह की बात कर रहा था पहले, या लग रहा था कि
बाइडेन प्रशासन में भी कि अमेरिका का साथ है यूक्रेन को, इसलिए ये जंग नहीं रुक रही। लेकिन अब क्या अड़चन आ रही है और अमेरिका के इस हताशा का क्या मतलब है? देखिए, जब राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव जीते थे, उसके बाद उनको लगा था कि वो यूक्रेन पर दबाव बना लेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने यूक्रेन की सहायता बंद की, उन्हें लगा कि इसके बाद यूरोप यूक्रेन जो है उनकी शर्तों को मान लेगा। और उनको ऐसा लग रहा था कि रूस युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि रूस एक काफ़ी बड़े भूभाग पर जो यूक्रेन का था उस पर कब्जा करे हुए था, और जो रूस की अन्य मांगे थी उसको वो मेरे ख्याल से वैचारिक रूप से उससे सहमति थी कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा, यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, और इस तरीके की जो शर्तें थी वो उनके लिए तैयार थे। तो उनको लगा कि रूस इसके लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन रूस जो है कुछ समय से देरी कर रहा है, और उसके पीछे कारण ये है कि हालांकि रूस यूक्रेन के एक बहुत बड़े भूभाग के ऊपर कब्जा किए हुए है, लेकिन रूस का भी एक छोटा सा हिस्सा यूक्रेन के कब्जे में है। तो जब बातचीत होगी जी। तो उसमें छोटे से भूभाग के बदले में काफ़ी बड़े भूभाग के एक्सचेंज की काफ़ी संभावना है। दूसरा क्या है कि रूस ये चाहता है कि जो जब शांति वार्ता हो तो जो सेनाएं वहाँ पे, तटस्थ सेनाएं वहाँ पे डिप्लॉय हों, वो यूरोपीय राष्ट्रों की नहीं हो, क्योंकि वो लोग एक तरीके से पार्टिसन है, उनकी जो सहानुभूति है पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन जो है इस दौरान पे पश्चिमी देशों से जो उसको हथियार मिल रहे हैं, उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगे। तो इन सब चीज़ों से यूक्रेन अब तैयार नहीं है, और अमेरिका को लग रहा है कि ये कहकर कि हम अब बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो मेरे ख्याल से एक तरीके से दोनों ही पक्षों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो यूक्रेन को सहायता जी नहीं, तो अमेरिका और यूक्रेन के बीच में जिस तरह की सहायता पहले बाइडेन प्रशासन में मिल रही थी, वो तो ट्रंप प्रशासन ने उस पर रोक भी लगा दी और वो सहायता नहीं मिल रही है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो एक मिनरल डील के भी करीब हैं। तो अमेरिका का रुख भी यूक्रेन को लेकर इस वक्त क्या है? इस पर क्या कुछ साफ तस्वीर है? देखिए, अमेरिका को तो लग रहा था कि वो मिनरल डील्स भी कर लेंगे और सैनिक सहायता भी बंद कर देंगे। सैनिक सहायता वो बंद कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की प्रतिक्रिया यूरोप में हो रही है, उसके लिए शायद अमेरिका तैयार नहीं था। तो अभी जो यूरोपीय राष्ट्र जिस तरीके से अमेरिकी सहायता की भरपूर करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से यूरोपीय राष्ट्र जो हैं एक अमेरिका विरोधी रवैया अपना रहे हैं, और यूक्रेन में युद्ध तुरंत समाप्त होने की तरफ नहीं दिख रहा। तो यूक्रेन को जो यूरोप का समर्थन है, उस वजह से यूक्रेन भी सारी बातें मानने को अभी तक तैयार नहीं है, और रूस के हमले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। रूस की रुख में कहीं कोई नरमी नहीं है, यानी कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी तरह की नेगोशिएटिंग स्किल जो थी रूस के साथ, वो काम नहीं आई है। देखिए, पहले तो ये लग रहा था कि काफ़ी काम आ रही है। रूस ने पहले सिर्फ थोड़ी देरी थी, लेकिन अधिकतर शर्तों को मान लिया था, और रूस और यूक्रेन के बीच में ऐसा लग रहा था कि युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि रूस अभी युद्ध विराम नहीं करना चाहता, वो शायद कुछ और समय चाह रहा है। और ऐसे में जो अमेरिका की घोषणा है कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, हो सकता है हम कुछ ना करें, ये मेरे ख्याल से कुछ हद तक रूस के ऊपर भी दबाव बनाने की चेष्टा है कि ये एक मौका, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि युद्ध जो है दोनों ही पक्षों के लिए काफी हानिकारक है और काफी नुकसानदायक है। आर्थिक रूप से दोनों ही देशों का काफी नुकसान हो रहा है, काफी बड़ी संख्या में जानो माल का नुकसान हो रहा है, और रूस के अंदर भी सेना के अंदर सैनिकों की काफी कमी महसूस की जा रही है। और यही कारण है कि उत्तर के कोरिया से सैनिक आ रहे हैं, या भाड़े के सिपाही जिन्हें मर्सनरीज कहते हैं उनको लिया जा रहा है, वैगनर ग्रुप जैसे लोग वहां पे लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो दोनों ही साइड चाहती हैं कि युद्ध विराम हो, लेकिन दोनों ही साइड चाहती हैं कि हमारी शर्तों पर युद्ध विराम हो। और ऐसे में जी दोनों ही साइड्स की अपनी अपनी शर्तें हैं, और वो झुकने को अभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को समर्थन अभी भी यूरोप का काफ़ी हद तक है, और रूस के ऊपर कोई दबाव अभी काम कर नहीं रहा है। और ऐसे में अमेरिका ने ये घोषणा कर दी है कि वो थक चुका है एक तरह से, अगर कोई बात नहीं बनेगी तो वो यहाँ से पीछे हटने को तैयार है। तो देखना अब ये है कि क्या ये अमेरिका की किसी तरह की चेतावनी है, धमकी है, क्या ये काम आएगी। धन्यवाद आपका आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध कहीं ख़त्म हो, इसकी उम्मीद और भी कम हो चली है, और दूसरी तरफ एक दूसरा युद्ध जो चला ही जा रहा है, इजरायली हमले भी जारी हैं गाज़ा पर। गाज़ा में
इसराइल के हमलों में मरने वाले की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। हमास को जंग रोकने की पेशकश के लिए ये मजबूर कर रही है, लेकिन हमास कुछ वक्त का सीज़ फायर नहीं चाहता है, यानी वक्ती सीज़ फायर नहीं, वो पूरी तरह से जंग रोकना चाहता है। उसकी अपनी शर्तें हैं। ये तय है कि इसराइल उसकी शर्तों को नहीं मानेगा और ना इसराइल की शर्तों को हमास मान रहा है, यानी जो चल रहा है वो चलता रहेगा और जो आम लोग हैं, जो बेकसूर हैं, वो अपनी जान वहाँ पर गंवाते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से बेघरों का सहारा बना जबालिया का स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया है। इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक बच्चा भी है। गाजा पर इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 51,065 पहुंच गई है और 1,16,505 लोग जख्मी बताए जाते हैं। ये सिलसिला थमे, इसके लिए हमास इजराइल के साथ जंग रोकने की डील चाहता है, लेकिन हमास अस्थायी सीज फायर नहीं चाहता। वो जंग खत्म करने के लिए समझौते की मंशा को जाहिर कर रहा है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हमास के गाजा चीफ खलील अल हया ने कहा है कि वो इस तरह के हमलों पर रोक, इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई और गाजा पट्टी को फिर से बसाने का समझौता चाहते हैं। लेकिन इजराइल इस महीने की शुरुआत में ही ऐलान कर चुका है कि वो गाजा में अपनी जमीनी कार्रवाई बढ़ाएगा। उसका इरादा गाजा के अहम हिस्सों को अपने कब्जे में लेने का और सुरक्षा के लिए बफर जोन को बढ़ाने का है। हमास ने जिन लोगों को बंधक बना रखा है, उनमें अमेरिकी नागरिक भी हैं। कहा जा रहा है कि इनकी रिहाई के लिए ट्रंप सरकार दोहा में हमास से सीधी बातचीत कर रही है। हालांकि पहले अमेरिका हमास के साथ सीधी बातचीत से कतराता रहा है, क्योंकि उसने 1997 में हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। बंधकों की अब तक रिहाई न होने को लेकर इजराइल में भी असंतोष बढ़ता जा रहा है। लोग आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं। कई मोर्चों पर लड़ रहे नेतन्याहू के लिए बंधकों के मुद्दे पर अपने लोगों को समझाना दिनों दिन मुश्किल ही होता जा रहा है। और अब खबर यमन की, वहां पर भी हमले जारी हैं। अमेरिका के हुती विद्रोहियों का कहना है कि उसके एक तेल के पोर्ट पे अमेरिका के हवाई हमले में मरने वालों की संख्या 74 तक पहुंच गई है और ये जो हमला अमेरिका ने किया है वो अब तक का सबसे घातक हमला है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ये पोर्ट हुतियों के लिए हर तरह से बहुत ही अहम है। अमेरिका ने इस पर हमला करके एक तरह से हुतियों के लिए जो फ्यूल सप्लाई का रास्ता रहा है उसको रोका है और काफ़ी हद तक उनकी ताकत को कमज़ोर किया है। रास ईसा तेल पोर्ट पर अमेरिकी हवाई हमले के बाद हर तरफ आग ही आग है। इन गाड़ियों को देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका में ट्रंप की सरकार के आने के बाद जो सैकड़ों हवाई हमले किए गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा मौत इसी हमले में होने की बात कही जा रही है। रास ईसा पोर्ट पर तेल के 3 बड़े टैंक हैं और रिफाइनरी की सुविधाएं हैं। ये लाल सागर के करीब हुदायदा इलाके में है। रास ईसा पोर्ट यमन के मारेब इलाके के लिए तेल की लाइन से भी जुड़ा है। अमेरिका हुतियों के लिए तेल और कमाई के स्रोत को खत्म करना चाहता है। पिछले 10 बरसों से इस इलाके में हुतियों का आतंक है। अमेरिकी हमले के बाद की तस्वीरें हुतियों के सैटेलाइट न्यूज चैनल अल मसीहा पर दिखाई गईं, जिनमें हर तरफ तबाही दिख रही है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि एक चीनी सैटेलाइट कंपनी हुतियों की मदद कर रही है।
ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों ने शुक्रवार को इजरायल पर मिसाइल चलाई, लेकिन उसे बीच में रोक दिया गया और इस दौरान तेल अवीव और दूसरे इलाकों में सायरन बज गए थे। इससे पहले इजरायल की तरफ से भी हूथियों पर कई बार हमले किए गए हैं, जिनमें बागियों को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन हूथियों की ज्यादातर मिसाइल इजरायल पहले ही रोक लेता है। अमेरिका में कई विश्वविद्यालयों में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन ना तो ट्रंप की सख्ती में कोई कमी आई है, ना ही उनकी धमकियों में। वो विश्वविद्यालयों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनकी अपनी मांगें हैं। विश्वविद्यालय उनकी कुछ शर्तें तो मान रहे हैं, लेकिन हर शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो हार्वर्ड हो या फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज। Because I think Harvard's a disgrace. I think what they did was a disgrace. They're obviously anti-Semitic, and all of a sudden they're starting to behave. कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों और प्रोफेसरों के निशाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। उनकी शिकायतें कई हैं। विश्वविद्यालयों की फंडिंग में कटौती, विदेशी छात्रों को देश से निकालना और बोलने की आजादी पर रोक। वैसे कोलंबिया विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन की कई मांगों पर सहमति जता दी है। पश्चिम एशिया अध्ययन विभाग की निगरानी, नए सुरक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति जो गिरफ्तारी भी कर सकें, फेस मास्क पर पाबंदी और वरिष्ठ प्रोवोस्ट की नियुक्ति। लेकिन इसके कार्यवाहक अध्यक्ष ने सोमवार को अपने संदेश में कहा कि कुछ मांगों पर बातचीत नहीं हो सकती। पर ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो लगातार विश्वविद्यालयों पर दबाव डाल रहे हैं और धमका रहे हैं। Because I think Harvard's a disgrace. I think what they did was a disgrace. They're obviously anti-Semitic. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र, शिक्षक और स्टाफ लगातार ट्रंप सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हार्वर्ड ने ट्रंप सरकार की मांगों को मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उन्हें दिए जाने वाले ग्रांट पर ट्रंप सरकार ने रोक लगा दी। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 30 अप्रैल तक विदेशी छात्रों से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। यानी ट्रंप अपने इरादों से डिगने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में सिलसिलेवार तरीके से ग्रेनेड हमलों का मास्टरमाइंड हैप्पी पासिया अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। पासिया आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर पंजाब में आतंकी हमले करवा रहा था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी हैप्पी पासिया आखिरकार अमेरिका में पकड़ा गया। उसे इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने सैक्रामेंटो से पकड़ा। FBI के मुताबिक पासिया गैर कानूनी तरीकों से अमेरिका में आया था। FBI के मुताबिक हैप्पी पासिया जब पकड़ा गया तब वो बर्नर फोन का इस्तेमाल कर रहा था। कनाडा और अमेरिका में बर्नर फोन का इस्तेमाल कई अपराधी भी करते हैं और कई लोग गोपनीय बातचीत करने के लिए करते हैं। पासिया कई साल पहले अमेरिका भाग गया था। अमृतसर के रहने वाले हैप्पी पासिया का असली नाम हरप्रीत सिंह है। नवंबर 2024 से अब तक वो पंजाब में 14 ग्रेनेड हमले करवा चुका है। हर हमले के बाद वो सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी भी लेता है। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हमले करवा रहा है। वो युवाओं को नशे और पैसे का लालच देकर हमले करवाता है। उसके पकड़े जाने पर पंजाब पुलिस ने राहत की सांस ली है। Today marks a major milestone in the success of war against terror with the announcement of detention of Happy Pasia by the United States authorities. एक लंबे ऑपरेशन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ state of Punjab, central government agencies and the United States authorities cooperated with each other and exchanged information that this person wanted for numerous terrorist crimes in India has been detained in the United States.
हैप्पी पासिया भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। पंजाब में हैप्पी पासिया पर कई मामले दर्ज हैं। एनआईए ने भी उस पर 5 लाख का इनाम रखा हुआ है। अब उसे भारत लाने की कोशिश हो रही है। उसका डोजियर भी अमेरिकी एजेंसियों को दे दिया गया है। हैप्पी पासिया के पकड़े जाने के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों और पंजाब पुलिस ने राहत की सांस ली है। अब कोशिश की जा रही है कि हैप्पी पासिया को अमेरिका से जल्दी भारत लाया जाए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब कुछ और खबरें, दुनिया की अहम खबरें कोने कोने से। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालयों के अफसरों के बीच 15 साल के बाद गुरुवार को फिर से बातचीत शुरू हुई है और बातचीत का मकसद दक्षिण एशिया के 2 मुस्लिम बहुल देशों के बीच तनाव भरे रिश्ते बेहतर करना है। पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी बिगड़ गए थे, लेकिन तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार आया है। भारत के साथ बांग्लादेश का रिश्ता खराब हुआ है। हाल में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच कई मुलाकातें हुई हैं। उधर मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को पनाह देने के लिए भारत की आलोचना करते हुए उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। और शुक्रवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने रोम में इटली की प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जेडी वांस अपने परिवार के साथ इटली और भारत की यात्रा पर निकले हैं। उनकी ये यात्रा 24 अप्रैल तक चलेगी। वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे, जयपुर और आगरा भी जाएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। जेडी वांस की पत्नी उषा वांस भारतीय मूल की हैं।